हेलो बच्चों, तो दिवाली के बाद वापस एक बार पढ़ाई शुरू करते हैं। और वर्क पावर एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे। 60% चैप्टर हो चुका था। ठीक है, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? द फोर्सेस in which work done is independent of path। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पहले आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते जाइए, फिर समझेंगे। पहली बात तो ये। नंबर 2, द फोर्सेस in which work done in closed path is zero। क्लोज्ड पाथ में वर्क डन ज़ीरो होता है। और नंबर 3, द फोर्सेस in which total mechanical energy remain constant। ये प्रॉपर्टीज़ जिन फील्ड्स में पाई जाती हैं या जिन फोर्सेस में पाई जाती हैं उन्हें हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं ग्रेविटी की। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप जा रहे हैं, ये डायरेक्ट पाथ से जा रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाथ की लंबाई एस है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो आप किसी बॉडी को ए से बी तक लेके जा रहे हैं। ये मान लेते हैं बॉडी है। अब आज जब ग्रेविटी की हो रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स इस पर लगेगा नीचे की तरफ, और ये ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? ये ग्रेविटेशन फोर्स होगा mg। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। तो वर्क डन हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ग्रेविटेशन फोर्स है यहाँ पर mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, और डिस्प्लेसमेंट
ये एंगल थीटा है तो ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस mg/s साइन थीटा। ये वर्क डन आ गया। अब अगर आपका पाथ यहाँ पर ए से सी और सी से बी होता तो ए से सी तक का वर्क डन तो ज़ीरो मिलता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशन फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ h। ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, WAC प्लस WCB, ये हो गया ज़ीरो, और ये हो जाएगा फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट h, और इनके बीच में एंगल cos 180। तो ये वर्क डन जो आएगा ये आएगा माइनस mgh। अब इस पूरे ट्रायंगल में आप देखें ध्यान से, ये मैं आपको केवल प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप इसमें साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो h की जगह आप चाहें तो यहाँ पर s साइन थीटा लिख सकते हैं। h की वैल्यू अब आप यहाँ रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस mgs साइन थीटा। नाउ यू कैन सी दैट कि ये वर्क इस वर्क के बिल्कुल बराबर आ गया, जबकि ये वर्क हम डायरेक्ट ए से सी गए थे, इस पाथ से गए थे ऊपर की तरफ ए से बी, और यहाँ पर हम गए हैं ए से सी और सी से बी। इसका मतलब वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसे फोर्स जिनमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस कहलाते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, आप ए से बी तक बॉडी को डिस्प्लेस करके लाते हैं, चाहे आप अलग अलग पाथ से आएँ। तो ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2 और ये पाथ नंबर 3, इसमें आपने बॉडी को मूव किया है। कहाँ से कहाँ मूव किया है? ए से बी मूव किया है। पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, इन तीनों का वर्क डन सेम आएगा। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। दूसरी बात, हमने बोली थी कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ या वर्क डन इन क्लोज्ड लूप रिमेन्स ज़ीरो। क्लोज लूप का मतलब ये हो गया कि आप ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए से सी की, ए से सी तक हम ऊपर से आते हैं। ऊपर का जो रास्ता है वो हमने पाथ ए से बी और बी से सी दिया है, तो ये वर्क डन हो जाएगा WAB प्लस WBC।
है ना। और अगर हम यहाँ पर सी से ए आते, सी से अगर हम ए आते, यहाँ आते, डायरेक्ट अगर हम ए से सी डायरेक्ट आते तो ये वर्क डन हो जाता WAC। अब ये बात आप प्रूव कर चुके हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन W1 है, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन W2 है, तो W1 प्लस W2 ये कौन सा वर्क है? ये वर्क है ए से बी और बी से सी आने का, और ये W3 के बराबर होगा। ये कहाँ से कहाँ तक का वर्क है? ए से सी तक का। तो अगर ए से सी तक का वर्क W3 है तो इसका उल्टा करूँ मैं तो वो हो जाएगा माइनस W3, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ W1 प्लस W2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? W3, ये तो है ही। लेकिन अगर हम बात करते हैं ए से बी, बी से सी और सी से वापस ए, तो ए से बी का वर्क कितना है? W1, ए से बी का वर्क W1, बी से सी का वर्क W2 और सी से ए का वर्क कितना है यहाँ पर? माइनस W3। सी से ए का वर्क कितना है? माइनस W3। ये हमें वर्क मिल गया, टोटल वर्क हमें ये मिल गया। अब अगर आप W3 की वैल्यू आप यहाँ पे ला के रखेंगे, या W1 प्लस W2 की जगह आप ये वैल्यू उठा के रखेंगे, तो ये W3 माइनस W3 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ए से बी, बी से सी और सी से ए का वर्क डन 0 आ गया। Therefore, work done in closed loop is 0। क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर? क्वेश्चन इस तरीके से आता है इसके ऊपर, यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि WAC इक्वल टू 20 जूल है। WA से लेके B तक मान लो 10 जूल है। आपसे पूछा गया बताओ WCB क्या आएगा? क्वेश्चन में दे रखा होगा बॉडी इज मूव्ड as shown in conservative force। ऐसा लिखा हुआ आएगा, नहीं तो फिर किसी कंजर्वेटिव फोर्स का नाम लिखा आएगा। तो आप इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जब आप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, तो कि क्लोज लूप का वर्क डन 0 है और दूसरा वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये दो प्रॉपर्टी हैं और इन्हें ही हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको ए से शुरू होकर के बी पर आ रहे हैं, यहाँ पर भी ए से शुरू होकर बी पर आ रहे हैं। तो WAB बराबर हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? WAC प्लस WCB। अब WAB हमें दे रखा है यहाँ पे 10 जूल, WAC हमें दे रखा है यहाँ पर 20 जूल और WCB हमसे पूछा गया है
तो WCB को यहाँ छोड़ दें, इसको वहाँ भेज दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा -10 जूल। तो इतना सिंपल रहेगा। यहाँ पर आपने देखा ये एक रास्ता बन गया है, जो रास्ता हमें A से B ला रहा है, और ये दूसरा रास्ता है, ये भी हमें A से B ला रहा है। तो इन दोनों का वर्क डन 0 आएगा। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड लगाएं तो कि WAB प्लस WBC, WAB प्लस WBC प्लस WCA, यानी A से शुरू होकर A पे पहुंच गए, 0 आना चाहिए। WAB आपको दे रखा है 10 जूल, तो आपने 10 जूल रख दिया। BC आपको नहीं पता है, तो आपने यहाँ WBC रखा। CA आपको AC दे रखा है 20 जूल, तो CA की जगह हो जाएगा -20 जूल। तो ये हो जाएगा WBC -20 प्लस 10 बराबर 0। इस हिसाब से WBC की वैल्यू आपको मिल गई है, ये -10 बचेगा, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। अब आपको क्या सर यहाँ पे माइनस, हमसे पूछा क्या गया है CB, आपको क्या है BC, तो आप CB करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा -10 जूल। कंजर्वेटिव फोर्सेस के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो आपको इन कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए आप ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तीसरी बात जो हमने लिखी थी कंजर्वेटिव फोर्सेस में, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसको हम अभी प्रूव कर देंगे अभी कि टोटल एनर्जी किस तरह से कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इन पर तो आप ध्यान लगाइए। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, वो आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स, यानी कि पोल्स के बीच में जो लगता है, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं। ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। सारे के सारे सेंट्रल फोर्सेस जो एक पॉइंट की तरफ, सेंटर की तरफ लगते हैं, जिनमें एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, वो भी कंजर्वेटिव होते हैं। फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, ठीक है, या फिर कोई दूसरा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो रेजिस्टिव फोर्स होते हैं, यानी इन सब के अलावा जो भी फोर्सेस होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस और उससे रिलेटिव क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैंने आपको बताया है। अब यह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है या किस रोल में काम में आते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं,
सिर्फ इनमें ही हम क्या कर सकते हैं, वर्क को एनर्जी में या एनर्जी को वापस वर्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होता। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में एनर्जी का लॉस हो जाता है जिसको हम वापस रिकवर नहीं कर पाते। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होती है। ये वो एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट होती है, या ये वो एनर्जी है जिसको हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये वो एनर्जी है जो वर्क से हमें मिलती है। तो वर्क और एनर्जी के रिलेशन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हमें मिल सकती है। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेशन फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि आपको ये फार्मूला यहाँ पर जो मैंने लिख के दिया है आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसको आप प्रूव कर चुके हैं। अभी आप देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था। ये ग्राउंड है, अगर कोई बॉडी यहाँ पर होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। कोई बॉडी अगर यहाँ पर होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, ये आपको पता ही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था, आपको याद हो तो 10 मिनट पहले, कि अगर हम एक बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं h हाइट तक, तो बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम A टू B। तो मुझे आप ये बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने पढ़ा था ऊपर, अभी आप देखिए, हम बॉडी को A से B लेके गए थे, ऊंची हाइट तक लेके गए थे। ये रहा, चाहे आप यहाँ से ले जाएं चाहे आप यहाँ से ले जाएं, बात तो एक ही है। आप h हाइट तक बॉडी को लेके गए थे, तो ये वर्क डन बराबर हो जाता है माइनस mgh, क्योंकि mg लग रहा होगा नीचे की तरफ और आपका डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो ये वर्क डन आ जाएगा माइनस mgh। कहाँ से कहाँ गए हैं आप, A से B गए हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी A पर जो 0 है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी B पर जो कितनी है mgh है। अगर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता लगाते हैं, यानी कि डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, वो आएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, वो आ जाएगा mgh माइनस 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू, हम क्या बोल रहे थे, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वेशन नंबर 1 से क्या रखोगे, माइनस mgh, ये माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन नंबर 2 से माइनस mgh बराबर माइनस mgh। इसका मतलब ये रिलेशन बिल्कुल सही है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स
इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए आप लोग। यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये फॉर्मूले आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? ये फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हैं कहाँ कहाँ पर? ग्रेविटी में, स्प्रिंग फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेट में भी कुछ जगह पर मैंने आपको बताया जहाँ पर बात मैग्नेटोस्टैटिक्स की होती है। तो इन जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की नॉलेज है तो आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ला सकते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी पता होगी के Q1 Q2/D होती है, जिसमें चार्ज हमेशा हम विद साइन रखते हैं। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज रखा है जो सेंटर पे रखा है और इसको यहाँ से उठा करके हम पॉइंट A तक ले जाते हैं। अब आपसे कोई बोलता है कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड टू मूव कैपिटल Q फ्रॉम पॉइंट O टू A। तो आप क्या यूज़ करेंगे? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। किसकी एनर्जी पता लगाएंगे आप? कैपिटल Q की पोटेंशियल एनर्जी आप पता लगाएंगे। तो इनिशियल कंडीशन में ये कैपिटल Q आपको सेंटर पे दिखाई देगा, जबकि एक चार्ज ऊपर है, ये माइनस Q है और ये Q है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं R मान लेता हूँ, तो ये भी R हो जाएगी, ये भी R हो जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी K Q इस फार्मूले के हिसाब से KQ/R माइनस KQ/R
प्लस के क्यू क्यू बाय आर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इनिशियल एनर्जी बचेगी आपके पास में के क्यू क्यू बाय आर। फाइनल कंडीशन में आपको ये चार्ज जो कैपिटल क्यू है वो फाइनल कंडीशन में आपको इस पॉइंट पर दिखाई देगा। इसकी साइड ए है तो ये a/2, ये भी a/2, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड होता है ए ए ए, तो इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a/√3 होता है। ये एक बार नहीं, मैं आपको कई बार याद करा चुका हूँ। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक सेंटर से, मतलब एक कॉर्नर से, यहाँ से ले लीजिए आप चाहे तो, ये डिस्टेंस कितना होता है। अगर ये ए है, ये एंगल 60 डिग्री होता है ना, तो ये हो जाएगा a cos 60 और ये हो जाएगा a sin 60। ये a है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा a cos 60 और ये हो जाएगा a sin 60। a sin 60 का मतलब √3 a/2। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3 a/2। तो आप इसकी फाइनल एनर्जी पता लगा लेंगे, के क्यू a/2, के क्यू क्यू a/2 माइनस के क्यू क्यू √3 a/2। ये फाइनल एनर्जी आ गई। एक लाइन में इनिशियल एनर्जी, एक लाइन में फाइनल एनर्जी, और वर्क डन आ जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे और आप इस एग्जांपल को ध्यान से करिएगा। साथ में मैंने डीपीपी में जो क्वेश्चंस दिए हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आज का ये वीडियो आप ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं लिया मैंने, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बताया है और उसका रिलेशन बताया है वर्क के साथ में। तो इसे आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा।